अध्याय 3 हकलाहट का इलाज। आखिरकार हम कुछ जद्दोजहद के बाद अपनी मंजिल तक पहुंच गए। हम दोनों रिक्शे से उतरे और उस बताए पते की तरफ चलने लगे। हम एक बहुमंजिला इमारत के सामने आकर के खड़े हो गए। लगता है यही वो इमारत है जिसके बारे में मोहित भैया ने बताया था, मैंने सिया से कहा। मुझे भी यही इमारत लगती है। मैंने सिया की ओर देखा और उसके चेहरे पर मुझे डर और थकावट साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी थकावट के बारे में तो मैं समझ सकती थी, लेकिन उसके डर के बारे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने हैरानी से उससे पूछा, सिया, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने या घबराने की कोई बात नहीं। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो अब इमारत में अंदर चलते हैं। मेरी बात सुनकर सिया ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर इमारत के अंदर जाने के लिए अपनी हामी भर दी। हम दोनों इमारत के अंदर चलने लगे। ये इमारत एक तरफ से स्कूल के जैसी लग रही थी। वहां बहुत से कमरे और बहुत से लोग थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमें जाना कहाँ है। फिर आखिरकार हमने वहां से किसी से मोहित भैया के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें उनके दफ्तर का पता बता दिया। हम उनके दफ्तर में जाकर बैठ गए और मोहित भैया का इंतजार करने लग गए। मैं जिज्ञासावश दफ्तर के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लग गई और वहां का माहौल समझने की कोशिश करने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये इमारत और इस इमारत में बना ये दफ्तर आखिरकार क्या कहानी कहता है। मैं ये सब देख ही रही थी कि तभी मोहित भैया दफ्तर में आ गए। नमस्कार जी, मेरा नाम मोहित है और मैं आपका अपनी संस्था में स्वागत करता हूँ। मोहित भैया ने हमारी तरफ देखते हुए कहा। नमस्कार जी, मेरा नाम राबिया है और ये मेरी सहेली सिया है। इसी के बारे में मैंने आपसे फोन पर बात की थी और इसी की हकलाहट की समस्या के समाधान के लिए हम इतनी दूर से आपके पास आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पास आने के लिए। इससे पहले कि हम हकलाहट की समस्या पर कोई बातचीत शुरू करें, पहले आप अपने और अपनी हकलाहट की समस्या के बारे में कुछ बताएं। मोहित भैया ने सिया की तरफ देखकर कहा, लेकिन सिया उसकी बात को अनसुना करके मेरी तरफ देखने लग गई। मैं सिया की मानसिक सकती थी। वो उनसे बात करने से डर रही थी, इसलिए मोहित भैया की बातों का जवाब मैंने देना शुरू किया, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने मुझे मना कर दिया और सिया की तरफ इशारा करके उसे ही जवाब देने को कहा। सिया चुप रही। उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो नजरें झुकाए एक टक नीचे की ओर देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बोल नहीं पा रही थी। मैंने मोहित भैया की तरफ देखा और उनसे बात करने की इजाजत मांगी। मोहित भैया ने मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, राबिया जी, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रही हैं। मुझे सिया के बारे में आपने पहले ही सब कुछ बता दिया है और मुझे इनकी हकलाहट की समस्या के बारे में भी पता है, लेकिन इसके बावजूद मैं एक बार सिया के मुंह से इसके बारे में सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसकी हकलाहट की समस्या के स्तर को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इसके लिए कृपा करके आप कुछ देर के लिए चुपचाप रहो और मुझे सिया से बात कर लेने दो। मैंने मोहित भैया का इशारा भांप लिया और हाँ में सिर हिलाकर अपने चुप रहने पर सहमति जता दी। सिया, बोलो कुछ। मोहित भैया ने सिया को बोलने के लिए कहा, लेकिन वो उनकी तरफ देख नहीं रही थी। वो डर के मारे अपनी आंखें नीची करके बैठी हुई थी। कुछ देर बाद मोहित भैया ने सिया से कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। इसके बाद मोहित भैया ने अपने दफ्तर में लगी घंटी को बजाकर चपरासी को बुलाया और उससे छवि नाम की किसी लड़की को बुलाने के लिए कहा। इसके कुछ ही देर में वो लड़की हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई। मोहित भैया ने हमारा परिचय देते हुए उस लड़की से कहा, छवि बेटा, ये राबिया और सिया है। ये दोनों न्यूजीलैंड से हमारे पास आई हैं। राबिया और सिया, इनका नाम छवि है और ये हमारे पास काफी सालों से आ रही हैं। इसको भी हकलाहट की समस्या थी
और ये इसकी समस्या इस हद तक थी कि इससे बात तक नहीं होती थी। सिया, तुम फिर भी कुछ ना कुछ कभी बात कर लेती हो, लेकिन इसके लिए तो एक लफ्ज भी बोलना बहुत मुश्किल था। अब तुम दोनों बातें करो, मैं तुमसे कुछ देर के बाद मिलता हूँ। ये कहकर मोहित भैया वहां से चले गए। अब उस दफ्तर में मैं, सिया और छवि ही थे। अच्छा, तो आप में से कौन खुशनसीब है जिसको ये हकलाहट की समस्या है? छवि ने कहा। छवि के मुंह से खुशनसीब शब्द सुनकर हम हैरान रह गए और एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग गए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हकलाहट की समस्या को अपनी खुशकिस्मती कैसे मान सकती है। इसके पहले कि कोई कुछ बोले, मैंने छवि से कहा, जी हम आपकी बात को समझे नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? जी मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो आपको समझ ना आ सके। मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि आप दोनों में से वो खुशनसीब इंसान कौन है जिसको ये कुदरत का अनमोल तोहफा यानी हकलाहट की समस्या है। यही जिस हकलाहट की समस्या को आप उसकी खुशकिस्मती मान रहे हैं, यही बात हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि हकलाहट की समस्या ने मेरी सहेली सिया की जिंदगी बर्बाद कर दी और ये आत्महत्या करने की कगार तक पहुंच गई। अब आप इस समस्या को इतनी खुशकिस्मती या कुदरत का अनमोल तोहफा बता रही हैं। बस यही बात हमें समझ नहीं आ रही। मैं कुछ गलत नहीं बोल रही। हकलाहट की समस्या को अगर मैं कुदरत का अनमोल तोहफा या एक खुशकिस्मती कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। इसके बारे में आप धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे। मैं अगर अपने बारे में कुछ बताऊं तो मुझे ये समस्या बहुत ज्यादा थी। मुझे आपकी जिंदगी के बारे में तो पता नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी इसने पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। मोहित भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप तो फिर भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बातचीत भी नहीं कर सकती थी। फिर आप ठीक कैसे हुई? मेरे कहने का मतलब है, आपने अपनी समस्या से छुटकारा किस प्रकार पाया? सिया ने हैरानी से पूछा। ये बहुत ही लंबी और धीमी प्रक्रिया है। इसके लिए तुम्हें धैर्यवान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम धैर्य नहीं रखोगी तो इस समस्या से कभी छुटकारा नहीं पा सकोगी। और इसी के साथ ही तुम्हें कठिन मेहनत की भी जरूरत है। अगर मैं कहूँ कि इस समस्या से छुटकारा पाना एक तपस्या करने के बराबर है तो ये झूठ नहीं होगा। छवि, तुम जो भी कह रही हो मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही। हाँ, लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास जरूर दिला सकती हूँ कि मुझे अपनी समस्या से हर हाल में छुटकारा पाना है, और इसके लिए मैं कोई भी तपस्या और किसी भी प्रकार की मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। सिया, अगर ये बात है तो तुम जल्द ही अपनी हकलाहट की समस्या से छुटकारा पा लोगी। हम बातें कर ही रहे थे कि तभी मोहित भैया दफ्तर में आ गए और उसने छवि की ओर इशारा करके कहा, फिर कैसी रही अब दोनों की बातचीत? भैया जी बहुत बढ़िया रही। जैसा हम समझ रहे थे वैसी कोई बात नहीं है। इसको हकलाहट की समस्या है और इसकी ये समस्या कुछ ही महीनों के दौरान ठीक हो सकती है। तुम दोनों की बातचीत कैसी रही? हम दोनों की बातचीत एक आम बातचीत की तरह थी, और इस बातचीत से मैं इस नतीजे पर पहुंच सकती हूँ कि सिया में सिर्फ आत्मविश्वास की कमी है, और साथ में इसे अपनी हकलाहट की समस्या की वजह से होने वाली बेइज्जती का डर भी रहता है, जो कि इसकी समस्या को और भी बढ़ा देता है। जब सिया मुझसे बात कर रही थी तो उसकी हकलाहट की समस्या काफी कम थी। वो बात बात में हकला तो रही थी, लेकिन वो अपनी बातचीत बंद नहीं कर रही थी। तुम्हारे अनुसार कितना समय लग सकता है? कम से कम 2 महीने और ज्यादा से ज्यादा 7 महीनों में सिया अपनी हकलाहट की समस्या को काफी हद तक काबू में कर सकती है। ठीक है, तो फिर इनकी आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तुम ऐसा करो, इनको अपने साथ ले जाओ और अपने कमरे में ही इनके रहने का इंतजाम कर दो। मैं किसी से कहकर उनके खाने पीने का इंतजाम करवाता हूँ। फिर मोहित भैया ने सिया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उससे कहा, सिया, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हें हकलाहट की समस्या तो है, लेकिन इतनी भी नहीं कि काबू में ना आ सके। हम कम से कम 2 महीने लेकर चलते हैं, और इन 2 महीनों के दौरान तुम्हारी समस्या काफी हद तक काबू में आ जाएगी। बस तुम्हारा काम इतना है कि इन 2 महीनों के दौरान तुम जो कुछ भी करने को कहा जाए
तुम्हें उस काम को मेहनत और लगन से करना होगा। अगर तुम मेहनत करोगी तो मेरा दावा है कि कुछ ही समय के दौरान तुम्हें इसके नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। तुम अपनी समस्या को खुद ब खुद काबू में होते हुए देख सकोगी, महसूस कर सकोगी। खैर, ये सब बातें अब बाद में करेंगे। तुम छवि के साथ उसके कमरे में जाओ और कुछ देर आराम करो। मैं तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। इसके बाद हम सभी अपने कमरे की ओर चल दिए। रास्ते में मैं सिया के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। वो पहले से काफी उत्साहित नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो सिया की उम्मीदों को नए पंख लग गए हैं। उसे मोहित भैया की बातों पर विश्वास सा हो गया था। उसे विश्वास हो गया था कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरी भी भगवान से यही प्रार्थना थी, उसका विश्वास सही साबित हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हम कमरे में पहुंच चुके थे। वहां पर हम तीनों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। मेरे मन में कई तरह के सवालात उत्पन्न हो रहे थे, जिनके जवाब मैं छवि से जानना चाहती थी। इसके लिए मैंने उससे पूछा, छवि जी, अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर, लेकिन सबसे पहले मुझे जी कहना बंद करो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम मुझे तुम कहकर संबोधित कर सकती हो। ऐसा बार बार जी कहने से अपनापन महसूस नहीं होता। अब पूछो जो पूछना चाहती हो। ठीक है, जैसा तुम कहो। तो आज से हम तीनों दोस्त हैं और दोस्ती के नाते तुम्हें ये विश्वास दिलाना होगा कि तुम मुझे जो भी कहोगी सच कहोगी। हाँ, मैं बिल्कुल सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। छवि ने मजाकिया लहजे से कहा। तुम मेरी बात को समझ नहीं रही। लगता है आप लोगों ने बहुत बड़ा धोखा खाया हुआ है, इसलिए आपको कुछ शक हो रहा है। खैर, कोई बात नहीं, तुम विश्वास करो। और वैसे भी तुम न्यूजीलैंड से भारत एक विश्वास के सहारे ही तो आई हो। तुम्हें हम पर विश्वास करना होगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। छवि ने मजाकिया लहजे से कहा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। वैसे भी हमें तुम सब पर विश्वास करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राबिया, लगता है तुम मेरी बात का बुरा मान गई हो। मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं वैसे ही मजाक में कह रही थी। खैर, अब पूछो जो पूछना है। जब हमारी बातचीत मोहित भैया से फोन पर हो रही थी तो हमें लग रहा था कि वो हकलाहट की समस्या का इलाज करते हैं, तो उनके पास कोई अस्पताल वगैरह की सुविधा मौजूद होगी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। अस्पताल? कैसा अस्पताल? मैं तुम्हारी बात को समझी नहीं। यही कि हम हकलाहट की समस्या का इलाज कराने आए हैं। इलाज तो किसी अस्पताल में होता है, तो हमने सोचा कि शायद हमें अस्पताल में भर्ती होना होगा, लेकिन यहाँ पर का माहौल देखकर हमें तो अस्पताल जैसा कुछ भी नहीं लगा। आखिरकार यहाँ सिया की हकलाहट की समस्या का इलाज किस प्रकार से करेंगे? मेरी बात सुनकर छवि जोर जोर से हंसने लग गई और हम दोनों उसके मुंह की तरफ देखने लग गए। कुछ देर हंसने के बाद छवि ने हमसे कहा, राबिया जी, आप बहुत भोले हो। अस्पताल में तो बीमारी का इलाज होता है, किसी समस्या का नहीं। हकलाहट एक समस्या है, या यूं कह लो कि एक बिगड़ी हुई आदत है। ये कोई बीमारी नहीं है। और वैसे भी आज आपका पहला दिन है, धीरे धीरे आप इसके बारे में सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और, हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ 2 महीनों तक रहना है। इस 2 महीनों के दौरान हमें करना क्या है, इसके बारे में तो कुछ बताओ। तो तुम्हें मोहित भैया ने इस बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, मोहित भैया से हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। हकलाहट कोई बीमारी नहीं है। अगर ये बीमारी नहीं है तो इसका इलाज भी किसी दवाई से नहीं हो सकता। ये एक प्रकार की आदत है और इस आदत को बदलने के लिए हमें कई प्रकार की गतिविधियां करनी होती हैं। इन्हीं गतिविधियों को हम तुम्हें इन 2 महीनों के दौरान सिखाएंगे। कैसी गतिविधियां? इन गतिविधियों में स्वास्थ्य संबंधी व्यायाम होते हैं, फोन पर बातचीत करना होता है, जोर जोर से पढ़ना होता है और शीशे के सामने बैठकर अपने आप से बातचीत करना होता है। इसके अलावा और बहुत सी गतिविधियां होती हैं जो कि हर व्यक्ति की हकलाहट की समस्या के स्तर के आधार पर अलग अलग होती हैं। छवि, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, मुझे तुम्हारी कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही कि तुम क्या बात कर रही हो और किन गतिविधियों की बात कर रही हो।
कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। अब तुम आराम करो, अब मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। छवि के जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। हम दोनों ठगे हुए से महसूस कर रहे थे, क्योंकि हमने जो कुछ सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। हम एक अस्पताल सोचकर आए थे, लेकिन ये तो एक स्कूल की तरह लगा। मैंने सिया की ओर देखा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सिया अपना आत्मविश्वास गंवा रही है, यानी छवि की बातों से उसका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कम होना महसूस हो रहा था। वो पहले की तरह खुश नजर नहीं आ रही थी, वो गुमसुम और उदास सी दिख रही थी। यानी जो खुशी उसके चेहरे पर मैंने मोहित भैया के मिलने से देखी थी, वैसा छवि से मुलाकात करने के बाद ऐसी खुशी उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। खैर, मैंने माहौल को बदलने के लिए सिया से कहा, सिया, अब तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? मेरे विचार से तुम्हारा क्या मतलब? अब यहाँ इतनी दूर से हम आए हैं तो जो वो कहेंगे वो हमें करना ही होगा। अब ये 2-3 महीने या जितना भी समय है हमें यहाँ व्यतीत करना है, उनके कहे अनुसार ही व्यतीत करना होगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब तो तुम्हारे लिए है। मैं क्या करूँगी? मुझे तो हकलाहट जैसी कोई समस्या नहीं है, फिर मैं यहाँ 2-3 महीने रहकर क्या करूँगी? तुम वही करो जो तुम यहाँ कर नहीं पाई हो। तुम अपने परिवार की तलाश करो। ये तो ठीक है, लेकिन उसमें एक समस्या है। कैसी समस्या है? मैं अपने परिवार की तलाश कैसे करूँगी? मैं तो उनके बारे में कुछ नहीं जानती, और मुझे तो सिर्फ अपने पिता का नाम पता है, और ये पता है कि उन्हें हकलाहट की समस्या थी, जिस वजह से माँ और पिताजी में अक्सर झगड़ा होता रहता था, और वो उन्हें छोड़कर न्यूजीलैंड में आकर बस गई। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। राबिया, तुम्हें यहाँ आने से पहले अपनी माँ से अपने पिता और उनके परिवार के बारे में कुछ तो जानकारी हासिल करनी चाहिए थी, वरना तुम इतने बड़े शहर में से सिर्फ नाम के सहारे अपने पिता को कैसे ढूंढोगी? क्योंकि एक नाम के तो कई व्यक्ति हो सकते हैं। तुम सही कह रही हो, लेकिन अब क्या किया जाए? क्या तुमने कभी अपने पिता की तस्वीर देखी है? नहीं, मैंने अपने पिता की कभी तस्वीर नहीं देखी। मैंने माँ से इस बारे में जरूर कहा था, लेकिन माँ ने ये कहकर हर बार टाल दिया कि मेरे पास तुम्हारे पिता की कोई भी तस्वीर नहीं है। ऐसा क्यों? ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि उनके पास तुम्हारे पिता की तस्वीर ना हो। मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ झूठ बोल रही हैं। मैं जानती हूँ कि माँ मेरे साथ झूठ बोल रही हैं। दरअसल वो मेरे पिता के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हैं। जब भी मैं कभी अपने पिता के बारे में उनसे बात करती तो वो मुझसे झगड़ा करने लगती और मुझे डांट कर चुप करवा देती, जिस वजह से मेरी कभी भी उनके बारे में ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। एक रास्ता है जिससे तुम्हारे पिताजी के बारे में कुछ पता लग सकता है। कौन सा रास्ता? तुमने कहा है कि तुम्हारे पिता को हकलाहट की समस्या है और वो इसी शहर में रहते हैं। ये हो सकता है कि मोहित भैया उनको जानते हो। भगवान करे ऐसा ही हो। तुम शायद इस बात का यकीन करो या ना करो, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि मोहित भैया उनको जरूर जानते होंगे। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्योंकि उनको हकलाहट की समस्या रही है और यहाँ हकलाहट की समस्या का इलाज होता है। तो हो ना हो वो कभी ना कभी मोहित भैया के पास अपनी समस्या का इलाज करवाने जरूर आए होंगे। हाँ, ये हो सकता है। भगवान करे तुम्हारे पिता से मुलाकात जल्द हो। हम दोनों बातें कर रहे थे कि तभी मोहित भैया ने एक चपरासी के हाथ चाय नाश्ता भिजवा दिया। हम दोनों को सफर की थकावट भी थी और भूख भी लगी हुई थी। इस वजह से हम बातें बंद करके चाय नाश्ता करने में व्यस्त हो गए।